हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी क्लास 7 और चैप्टर 3, तो उसका सेकंड पार्ट ये जो रह गया है उसको आज कंप्लीट करेंगे। आपने यदि इसका पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर मेजर लैंड फॉर्म्स इस टॉपिक्स को कवर करेंगे और मोस्टली शायद ये आज ख़त्म भी हो जाएगा। तो मेजर लैंड फॉर्म्स, द landscape is being continuously worn away by two process, weathering and erosion। तो यहाँ पे कह रहा है, बता रहा है कि लैंडस्केप जो भी है हमारे अर्थ के सरफेस पे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कहीं पे हिल्स है तो कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन्स है, तो जो भी लैंडस्केप है ये कंटिन्यूसली एक जैसा नहीं है, कुछ तो उसमें तोड़ फोड़ हो रहा है। वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, तो ये जो होता है एक्चुअली स्लो होता है, स्लोली होता है। और दो मेन प्रोसेस है जिसके कारण ये हो रहा है। पहला है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। तो यहाँ पे देखते हैं किसको वेदरिंग कहते हैं, किसको इरोजन कहते हैं। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स का, चट्टान का टूटना, वो कहलाता है वेदरिंग। और इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। तो क्या है कि वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स का टूटना वेदरिंग कहलाएगा ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। इरोजन इज द वेयरिंग अवे, और ये टूटे हुए पार्टिकल्स को जब कोई चीज उड़ा के ले जाए या बहा के ले जाए, वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। कौन ले जाएगा? तो तरह तरह के एजेंट्स हैं, जैसे लाइक वाटर, विंड एंड आइस। तो उस प्रोसेस को इरोजन कहा जाता है। जैसे आप कंसीडर करो कि माउंटेन है, हिल है, बहुत सारा आइस है, ओके, और वो पिघल कर नदी बनती है। तो नदी जब ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ आती है तो अपने साथ साथ रॉक्स के पार्टिकल्स भी लुढ़का कर वो लाती है, और जब वो हाइट से नीचे गिरता है तो वो फिर टूटने लगता है। ज़्यादा दूर तक वो बह के जाएगा तो वही रॉक्स टूट कर सैंड और भी छोटा हो जाता है, और भी यदि दूर जाएगा तो वो बहुत ही क्ले पार्टिकल, बहुत ही महीन मिट्टी बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को इरोजन कहेंगे। उसी तरह से हवा भी करती है, लगातार हवा बहता रहे तो इरोजन होता है। उसमें आप देखोगे कि किस तरह से धूल, मिट्टी, ये सब उड़ता है, तो इसे इरोजन कहा जाता है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे, जो भी इरोडेड मटेरियल्स है, रॉक पार्टिकल्स है, इज कैरिड अवे, दूर ले जाया जाता है, और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर या फिर वाटर विंड, जो एजेंट्स इसको कहते हैं, इरोजन का एजेंट्स वाटर, विंड एंड आइस। तो ये सब है जो ट्रांसपोर्ट उसको कर दूर ले जाता है, एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, और कहीं दूर पर उसको इवेंचुअली मतलब एक तरह से वो डिपॉजिट कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस तरह के प्रोसेस से तरह तरह के लैंड फॉर्म्स, कुछ जो एग्जिस्टिंग लैंड फॉर्म्स हैं उसका रूप रंग बदल जाता है इरोजन होने से, और जहाँ पे वो डिपॉजिट हो रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ नया लैंड फॉर्म बन जाए, है ना। वर्क ऑफ ए रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर, नदी में पानी है और वो बह रही है, इरोड्स द लैंडस्केप, वहाँ पे भी इरोजन, रिवर भी इरोजन का काम करता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल्स ओवर
very hard rocks or down a steep valley side it forms a waterfall। तो क्या यहाँ पे बता रहा है वाटरफॉल कब किसको बोलते हैं वाटरफॉल? तो व्हेन जब रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल, जब वो स्टीप एंगल आप ऑलमोस्ट समझो कि 80-90 डिग्री पे वो मुड़कर और गिर रहा हो ओवर वेरी हार्ड रॉक। और कहाँ पर ऐसा हो रहा है? जहाँ पर बहुत ही हार्ड रॉक है। तो और डाउन ए स्टीप वाले साइड इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल। तो जनरली उस जगह का रॉक्स भी हार्ड होता है और इस तरह का जब स्टीप एंगल के साथ रिवर है जो टम्बल्स करता है तो उसे वाटरफॉल कहते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर में डायग्राम में बताया गया ये हार्ड रॉक है, सॉफ्टर रॉक अंडर कट बाय द पावर ऑफ द वाटर, और सॉफ्टर को है जो वाटर के पावर से वो कट हो गया और इस तरह से वो हार्ड रॉक को ऊपर में है उसको काट नहीं पाया, इसलिए वो ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से गिरने लगा। ये लाखों वर्षों में ऐसा स्ट्रक्चर निर्माण होता है, इस तरह के लैंडस्केप तैयार होते हैं, इस तरह के लैंडस्केप को वाटरफॉल कहते हैं। आगे देखिए इधर क्या था मेंशन, डू यू नो, क्या आप जानते हो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला में एंजल फॉल्स है, वो जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है इन साउथ अमेरिका में। इस वाटरफॉल का नाम क्या है? एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, है ना। द अदर वाटरफॉल्स आर नियाग्रा फॉल्स, एक नियाग्रा फॉल भी है। द अदर वाटरफॉल्स आर नियाग्रा फॉल लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, ये कहाँ पे है? कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पर है। इन द नॉर्थ अमेरिका, और एक और है विक्टोरिया फॉल्स, ये सब कुछ फेमस जो है उसका ही नाम दिया गया है। अदरवाइज आप देखोगे तो हमारे इंडिया में भी कुछ वाटरफॉल्स हैं, जैसे आप गोवा यदि घूमने जाओ तो आपको वहाँ पे एक दूध सागर मिलेगा, उधर भी घूमने जाओगे बहुत अच्छा वाटरफॉल है। विक्टोरिया फॉल ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका, ये कहाँ पे है? विक्टोरिया फॉल तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों अफ्रीका में है, उसके बॉर्डर पे ये विक्टोरिया फॉल है। यहाँ पे देखिए पिक्चर डायग्राम नियाग्रा फॉल्स का। अब आगे देखते हैं, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, पहाड़ी से गिरा नदी बना, ठीक है, अब वो बहकर प्लेन समतल एरिया में आ जाती है। इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नॉन एज मेंडर्स। तो जब नदी बहती है तो मैं आपको ये बताता हूँ, मेंडर्स पहले आप हाईलाइट कर लो। अब इस डायग्राम में देखो आप, तो कह रहा है कि एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स। यहाँ पे देखो इस डायग्राम को यदि ध्यान से देखो तो, और मैं पूछूं कि ये नदी है, रिवर है, तो नदी किधर से किधर बह रही है? तो आप सिंपली कह सकते हो, यदि ऊपर साइड नॉर्थ है और नीचे साइड साउथ, तो आप कह सकते हो कि नॉर्थ से साउथ की ओर। लेकिन ना, आप ध्यान से देखो, इस जगह पे देखते हैं कि नदी किधर से किधर बह रही है। तो यहाँ पे देखो, यदि आप देखोगे तो यहाँ पर इस साइड यदि वेस्ट है और इस साइड ईस्ट, तो हम देख रहे हैं कि वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे बह रही है। और यहाँ पर यदि देखें तो इसका ठीक उल्टा ईस्ट से वेस्ट की ओर बह रही है। दैट मीन्स यहाँ पे यदि ये वेस्ट टू ईस्ट बह रही थी तो एकाएक है जो यहाँ पर ये ईस्ट से वेस्ट की ओर बहने लगी। ओके, तो यही यहाँ पे बता रहा है, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स, और बीच में इस तरह से बैंड बन गया
और इसी बैंड को मेंडर बोलते हैं, known as meanders. Due to continuous erosion and deposition along the sides of meander, और क्या होता है कि नदी इस डायरेक्शन में बह रही है तो यहाँ पे कंटिन्यूस डिपोजिशन हो रहा है, डिपॉजिट होते होते अब मान लो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया तो पानी की जो धारा है वो हो सकता है उसे इस साइड में ढलान मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा डिपॉजिट हो चुका है, नदी ने ही डिपॉजिट किया। अब पानी इधर नहीं जा रहा है, अब पानी डायरेक्ट इधर आने लगा और डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाए तो क्या होगा कि ये पोर्शन नदी से कट होकर अलग हो जाएगा, कुछ इस तरह का। ये देखो बहुत पहले कुछ अलग हो गया होगा और इस तरह के पोर्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्स बो लैक। इस तरह से आपको नदी के बगल में एक झील जैसा, तालाब जैसा आपको नज़र आने लगेगा। एक्चुअली वो पहले नदी का ही हिस्सा था, लेकिन जब डिपॉजिट होता गया तो नदी का रास्ता बदल गया और इस तरह का कुछ पोर्शन है जो थोड़ा अलग रह गया। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ मेंडर, द एंड्स ऑफ मेंडर लूप come closer and closer. In due course of time, the Meander loop cuts off from the river. तो समय के साथ क्या होता है कि ये मेंडर लूप है जो ये मेन रिवर से कट हो जाता है एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ लैक, और एक झील जैसा बन जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लैक, है ना। इसी को ऑक्सबो लैक कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में ये सब चीज़ पूछा जाता है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। जब रिवर पानी में बहुत सारा पानी आ जाए नदी में तो क्या होगा कि इसका पानी नदी से हटकर थोड़ा साइड में भी आने लगेगा और हम कहते हैं कि बाढ़ आ गई, है ना। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक जो किनारा है उसका उससे भी दूर चला जाए, पानी बहने लगे। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, तो पानी बाढ़ आ जाएगा और अगल बगल जो नेबरिंग एरियाज है वहाँ पे भी बाढ़ का पानी आ जाएगा। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स layers of the fine soil and other materials called sediments along its bank, and this leads to the formation of a flat fertile flood plain. ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, फ्लड प्लान कहने का मतलब, दोबारा देखिए कि जैसे ही बाढ़ आएगी तो ये बाढ़ का पानी, ये जैसे बाढ़ आया तो बाढ़ का पानी बाहर किनारा तोड़ के ये बाहर दोनों साइड में फैलने लगा, तो जहाँ तक वो जाएगा ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लड प्लान, है ना, ये मार्क किया हुआ है यहाँ पे फ्लड प्लान। तो इस इतना सा एरिया में क्या होगा कि फ्लड का पानी आ गया और पानी के साथ है जो फाइन सॉइल, एकदम ताज़ा मिट्टी, जो नया नया सॉइल बना है जिसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होगा, वो है जो फाइन सॉइल इस पूरे एरिया में दोनों साइड में डिपॉजिट हो जाता है और एक बहुत अच्छा लैंड इस तरह से तैयार होता है, उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन। ठीक है। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज, और ये जो ऊंचा ऊंचा जो बैंक है, किनारा है, उसको लेवीज कहा जाता है। ठीक है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, और जैसे ये बहकर लास्ट में कहाँ मिलने वाला है, समुद्र से मिलने वाला है, तो एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस, तो पानी की रफ्तार जो है नदी में वो धीरे धीरे कम होता जाता है ना। एंड द, और क्या होता है यहाँ पे नहीं, नीचे, एंड द river begins to break up into a number of streams called distributaries. क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटरीज।
तो ये देखिए, इस यहाँ पे मैन नदी था, आ रहा था, लेकिन अब समुद्र में मिलने से पहले ये देखिए छोटे छोटे बहुत सारों में ये टूट जाता है नदी। तो ये जो छोटा छोटा जितना भी बना सबको मिलाकर क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना। मैन रिवर्स के टूट के ये सब बना डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसको भी अंडरलाइन करते हैं। एंड द रिवर begins to break into a number of streams, distributaries। आगे देखिए, द रिवर becomes so slow, बहुत ज़्यादा स्लो, धीमा हो जाता है, that it begins to deposit its load, और यहाँ पे बहुत सारा डिपोजिट, जो नया नया मिट्टी है वो डिपोजिट होने लगता है। कई बार क्या होता है कि ये एरिया स्वयं दलदल जैसा हो जाता है, मतलब आप उसमें यदि गलती से चले जाओगे तो धंस जाओगे। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड, इस डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ऑन माउथ, और हर एक का है, जो हर एक डिस्ट्रीब्यूट्स का अपना माउथ है, मतलब उसके थ्रू वो समुद्र में मिलता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फॉर्म ऑल द माउथ्स फॉर्म ए डेल्टा, और इस तरह से जितने ये माउथ हैं ये सब को मिला के हम लोग कहेंगे डेल्टा। दैट मीन्स यहाँ से आप देखो कर्सर, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये इस पूरे एरिया को क्या कहेंगे, डेल्टा। तो हमारे इंडिया में फेमस है सुंदरवन डेल्टा। गंगा रिवर जब वेस्ट बंगाल कोलकाता के पास जब पानी समुद्र में मिलती है तो उस जगह पे कुछ इस तरह का है ही, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटरी बनता है और पूरे एरिया को डेल्टा कहा जाता है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। द रिवर बिकम्स सो स्लो, ठीक है, दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड, इस डिस्ट्रीब्यूटरी, तो इसको मार्क कर लेते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूटरी, दैट मीन्स रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ऑन माउथ, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म ए डेल्टा। ओके, यहाँ पे क्या है, लेट्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ फ्यू रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट फॉर्म ए डेल्टा। तो ये एक तो एग्जांपल मैंने बता दिया कि गंगा नदी ऐसा बनाती है सुंदरवन डेल्टा इंडिया में। वर्क ऑफ सी वेव्स, अब इस चीज को समझते हैं कि सी वेव्स किस तरह से काम करता है ना। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स, समुद्र की लहरें भी, वो भी इरोजन और डिपोजिशन का काम करती है और कुछ कोस्टल लैंडफॉर्म्स को निर्माण करती है। कोस्टल लैंडफॉर्म्स आप इसमें देखिए डायग्राम में, कुछ कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनाती है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्या होता है कि समुद्र के किनारे यदि चट्टान है तो समुद्र की लहरें रोज रोज बार बार टकराती है उस चट्टान से। क्रैक्स डेवलप, और क्या होता है कि इस तरह से उस चट्टान में, रॉक्स में क्रैक्स आ जाता है। ओवर टाइम, समय के साथ, दे बिकम लार्जर, और समय के साथ वही क्रैक्स है जो धीरे धीरे लार्जर, बड़ा हो जाता है और चौड़ा हो जाता है। यहाँ पे देखो इस फोटो में किस तरह से ये चट्टान था, लेकिन बीच में देखो किस तरह से होल जैसा बन गया है ना। कभी कभी ये देखो, ये बड़ा हो सकता है, ये बड़ा चट्टान होगा लेकिन बीच में कट हो गया। तो सी वेव्स ने समय के साथ है जो अपने इरोजन और डिपोजिशन मेथड के थ्रू तरह तरह का लैंडफॉर्म्स बनाती है। Thus hollow like caves are formed on the rocks, रॉक्स में कुछ केव्स, गुफा साइड जैसा भी कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। They are called sea caves, तो ऐसे चीज, ऐसे लैंडफॉर्म्स को क्या कहेंगे, sea caves। Hollow like caves are formed on the rocks, they are called sea caves। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remains, thus forming sea arc। और कभी कभी क्या होता है, पहले तो सी केव्स बना और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये कैविटी और बड़ा 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 होता गया, और ओनली द रूफ ऑफ सी केव्स रैम, और फिर क्या होता है, एक टाइम आता है कि सी रूफ, सिर्फ केव्स का सिर्फ रूफ रहा, बाकी आर पार।
तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? सी आर्क्स, है ना। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, और लास्ट में फाइनली क्या होगा कि धीरे धीरे फिर रूफ भी टूट जाएगा। ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और फिर सिर्फ दीवारें दोनों साइड में बची रहेगी। दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग स्टैक्स कहेंगे। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली एबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, और कभी कभी ऐसा भी स्टीप रॉकी कोस्ट आता है कि समंदर आ रहा है और उसके सामने जो रॉक है एकदम स्टीप है, तो इस तरह के स्टीप रॉक को क्या बोलेंगे? सी क्लिफ। राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली एबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेज, और बीचेज ये तो आपको पता ही होगा कि सी वेव्स के साथ डिपॉजिट आता है, सेडिमेंट्स आता है, और वो किनारे पे जमा होता जाता है, तो वो उसको हम लोग बीचेज बोलते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट ये था, समंदर में लैंड फॉर्म्स था, सी केव्स, तो सी आर्क्स, फिर स्टैक्स, सी क्लिफ, और एक बीचेज भी, हालांकि ये बोल्ड नहीं किया हुआ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बीचेज ये भी लैंड फॉर्म्स है ना। वर्क ऑफ आइस, आइस में देखिए क्या क्या होता है। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, ग्लेशियर्स किसको कहते हैं? रिवर्स ऑफ आइस को कहते हैं, है ना। व्हिच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल and stones to the expose the solid rock below। तो ग्लेशियर्स यानी कि पिघलती हुई बर्फ के साथ जो नदी होती है वो भी तरह तरह का इरोजन का काम करती है, डिपोजिशन का काम करती है, और तरह तरह का लैंडस्केप बनाती है। बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉइल्ड रॉक बिलो, ठीक है। वो मिट्टी को, पत्थर को, रॉक्स को एक्सपोज करती है, जमा करती है। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर, ग्लेशियर्स है जो वहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डीप हॉलोज वहाँ पे नया नया हॉलो स्ट्रक्चर बना देती है। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर, और उस हॉलोज में क्या होता है कि जैसे आइस मेल्ट हुआ, पिघला, तो पानी से वो भर गया, और बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन, और इस तरह से माउंटेन में है जो बहुत सुंदर झील बन जाता है, ठीक। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर्स सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड, और इसी ग्लेशियर के साथ रॉक्स या फिर सैंड, सिल्ट ये सब जमा होने लगता है, बहा के लाया जाता है और वो जमा हो जाता है। दिस डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियल मॉरेन्स, और इस तरह के डिपॉजिट को कहते हैं ग्लेशियल मॉरेन्स। ओके, ये डायग्राम देखिए ग्लेशियर का एक है। वर्क ऑफ विंड, अब हवा ये किस तरह से काम करती है इसको भी देखना है। हमने देखा था कि इरोजन और डिपोजिशन ये तरह तरह के एजेंट से होता है, हवा से, पानी से, ग्लेशियर से। तो हवा के बारे हमने पानी का रिवर के रूप में देखा, सी का भी देखा हमने, ग्लेशियर्स का भी देखा। अभी है जो विंड के बारे में देखते हैं। ओके, तो हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट, क्या आप कभी डेजर्ट गए हैं? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, डेजर्ट यदि आप घूमने जाएंगे तो सैंड ड्यून्स मिलेगा, उसका आप पिक्चर कलेक्ट करो। ये फोटो देखो, डायग्राम देखो, सैंड ड्यून्स का है। ये ड्यून मतलब सैंड का, देखो स्ट्रक्चर कुछ आपको दिख रहा है ना, इस सब को सैंड ड्यून्स कहते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड, तो डेजर्ट में जो मेन कौन एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन का,
तो वो है विंड। विंड के थ्रू ही यहाँ पे इरोजन और डिपोजिशन हो रहा है। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। तो आपको डेजर्ट में कभी कभी है जो रॉक्स दिखेगा कुछ मशरूम के जैसा, और इस तरह के रॉक्स को हम लोग मशरूम रॉक्स कहते हैं, मशरूम रॉक्स। Winds erode the lower section of the rocks more than the upper part. एक्चुअली ये कैसे बनता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विंड्स हवा जो है लोअर सेक्शन को, लोअर जैसे इस तरह से लोअर सेक्शन का इरोजन ज़्यादा हुआ और ऊपर के सेक्शन का कम हुआ, तो ऊपर चौड़ा ही रह गया, नीचे ज़्यादा इरोजन हुआ तो वो पतला हो गया। तो इससे क्या हुआ, छतरी जैसा दिखने लगा, मशरूम जैसा। तो मशरूम रॉक्स इस तरह से ही बनता है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोयर बेस, उसका नैरोयर बेस है और वाइडर टॉप है। मशरूम रॉक में क्या है कि बेस उसका नैरो है और टॉप जो है चौड़ा है वो। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. जब ये डेजर्ट में हवा बहती है तो क्या होता है कि when the wind blows it lifts and transports sand, तो वो सैंड को उड़ा के ले जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे डिपॉजिट करती है। ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hills like structure. These are called sand dunes. तो एक्चुअली क्या होता है कि एक जगह मान लो कि ऐसा ऊंचा था, तो यहाँ से उड़ा के ले गया, दूसरे जगह पे वो डिपॉजिट हुआ, तो यहाँ का सैंड ड्यून्स खत्म हो गया और दूसरी जगह पे सैंड ड्यून्स एक न्यू बन गया। तो इस तरह से काम होता है। ये सैंड ड्यून्स भी आप यहाँ पे मार्क करो। When the grains of sands are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. और जब ये सैंड का जो पार्टिकल्स है बहुत फाइन और हल्का होगा, तब वो विंड है जो उसको बहुत दूर दूर तक उड़ा कर ले जा सकती है और दूर में जाके डिपॉजिट करेगी। When such sand is deposited in large area, और जब बहुत बड़े एरिया में इस तरह का डिपॉजिट होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इट इज कॉल्ड लोएस। उसको क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना, और इस तरह के लार्ज डिपॉजिट है जो चाइना में पाया जाता है। तो इस तरह से ये आई थिंक चैप्टर खत्म होता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर कीजिए, और फिर यदि आप नहीं कर सकेंगे तो किसी दूसरे वीडियोस में फिर हम बताएंगे, और मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, अगले क्लास में। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, और फिर अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको और भी सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का भी यहाँ पे क्लासेस आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट वाइज हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको, और वो लाइन टू लाइन इसी अंदाज से एनसीईआरटी बुक से कराया जाएगा। धन्यवाद।